हेलो दोस्तों, मैं ऋषिकेश आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एजुकेशन IND में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अरबों सालों से मार्स की धरती सूखी व बेजान पड़ी है। ऐसा माना जाता है कि अतीत में कभी इसकी धरती पर पानी बहता था। इसकी सतह पर बनी नदियां व डेल्टाओं के निशान हमें ये बताते हैं कि मार्स की धरती पर भी कभी जीवन ने सांसें ली होंगी। लेकिन यहाँ पर रहने वाले जीव आखिर कैसे रहे होंगे? क्या वो हमारी तरह विकसित सभ्यताएं रही होंगी, या वो पानी या जमीन पर रहने वाले छोटे छोटे प्राणी होंगे? इन सभी निशानों की खोज में इंसानों की बनाई कुछ बेहतरीन मशीनों ने यहाँ पर एक लंबे अरसे तक सफर किया। नासा के भेजे 2 रोवर स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी, जो आज भी मार्स की धरती पर खड़े हैं, अतीत की यादों को समेटे। हमसे लाखों मील दूर इन 2 योद्धाओं ने कभी मार्स पर किए अपने कारनामों से पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इनके पहियों की चढ़ी मिट्टी से देखने में ये भले ही उतने बेहतर ना लगते हों, लेकिन इनके मार्स की कहानी बेहद दिलचस्प है। इन्होंने यहाँ के मौसम व अन्य बेहद कठोर चुनौतियों का बड़े डटकर सामना किया। दोस्तों, क्या आप भी इनकी कहानी को बेहद करीब से सुनना चाहते हैं? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से शुरू करते हैं इन 2 योद्धाओं की कहानी के सफर को। उन्नीस के मार्स पाथफाइंडर के मिशन के बाद से नासा को लगातार कई बार मंगल मिशन में नाकामयाबी हासिल हुई। 1999 में तो एक साथ 2 मिशन फेल हुए, जिसमें एक ऑर्बिटल और एक लैंडर शामिल थे। नासा का स्टाफ अब उम्मीद खोने लगा था। संकट की इस घड़ी में नासा ने मार्स मिशन के 2 रोवर्स पर काम करना शुरू किया, स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी, जिन्हें कामयाबी देने के लिए टीम ने दिन रात कड़ी मेहनत की। अगर इस बार वे फेल होते तो पूरी टीम का मनोबल टूट जाता। इसलिए इस मिशन की तैयारी के समय इतनी बार टेस्टिंग की गई कि गलती की कोई गुंजाइश ही ना रहे। इस बार मार्स पर रोवर को उतारने के लिए उन्होंने मार्स पाथफाइंडर मिशन को फॉलो किया, जिसमें रोवर को एक हवा भरे बैग में डालकर मार्स के सरफेस पर लैंड कराया गया था। स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी रोवर के लिए बड़े पैरासूट और एयर बैग्स बनाए गए, जिन्हें कई बार टेस्ट किया गया। अब बारी थी मिशन के सही टाइमिंग की। साल 2003 के बीच इस मिशन को अंजाम दिया जाना था। हर 26 महीने में मार्स और अर्थ एक दूसरे के सबसे करीब आ जाते हैं, और ये सबसे सही वक्त होता है किसी मिशन को मार्स में भेजने का। मार्स पर इस रोवर को उतारने के लिए 2 जगहों का चुनाव किया गया। पहली थी मेडियानी प्लेनम नाम का मैदान, जहां सरफेस काफी स्मूथ और फ्लैट था। साथ ही वहां पर हवा भी उतनी नहीं थी। ये जगह रोवर को लैंड कराने और उसके ड्राइविंग के लिहाज से काफी सही थी। दूसरी जगह थी गुसेव क्रिएटर,
जहां अरबों साल पहले किसी झील के होने की उम्मीद थी। मिशन का मकसद था ये पता लगाना कि मार्स पर जीवन के लिए कभी जरूरी पानी था या नहीं। अगर यहाँ पानी मौजूद था तो यहाँ किस तरह का जीवन पनपा होगा। साल 2003 10 जून और 8 जुलाई को बारी बारी से स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी को लॉन्च किया गया। दोनों का लॉन्च कामयाब रहा। अब ये रोवर अपने सफर में कामयाबी को हासिल करने की ओर जा रहे थे। अब ये रोवर अपने इस सफर के दूसरे पड़ाव में प्रवेश कर चुके थे। धरती से करीब 7 महीने का सफर तय करने के बाद स्पिरिट अब मार्स पर पहुंचने वाला था। कुछ ही मिनटों में इसे मार्स की धरती पर लैंड कराना था। मार्स मिशन में लैंडिंग के दौरान रियल टाइम में उसे कंट्रोल करना नामुमकिन होता है, क्योंकि मार्स और धरती के बीच रेडियो सिग्नल जाने में करीब 10 मिनट का वक्त लगता है। इसलिए रोवर को लैंड करने के सभी स्टेप्स उसके कंप्यूटर में पहले से ही प्रोग्राम किए हुए थे। आखिरकार स्पिरिट मार्शियन मिशन ने मार्स के वातावरण में एंट्री ली। सिग्नल मिलने पर सभी की धड़कनें रुक गई थी। पैराशूट खुलते हैं और एयरबैग्स रिलीज होते हैं और मार्स के सरफेस पर कुछ दूर तक जंप करते हैं और फिर सिग्नल आना बंद हो जाते हैं। कंट्रोल रूम में बैठे सभी लोग परेशान हो जाते हैं। कभी ये मिशन फेल तो नहीं हो गया है। क्या होगा अगर उन्हें अपने सिग्नल का कोई जवाब ही ना मिला तो? लेकिन तभी फिर अचानक से सिग्नल मिलने शुरू हो जाते हैं। स्पिरिट मार्स की जमीन पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका था। पूरी टीम खुशी से झूम उठी थी। कुछ ही मिनटों के बाद स्पिरिट मार्स की पिक्चर भेजने लगता है। उसके सभी सिस्टम और हार्डवेयर सही काम करने लगते हैं। सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाती है। स्पिरिट के उतरने के कुछ दिन तक सब ठीक चलता है, लेकिन अचानक सिग्नल आना बंद हो जाते हैं। यहाँ रोवर के साथ एक दिक्कत आ जाती है। उसका मेमोरी सॉफ्टवेयर बार बार क्रैश हो रहा था, जिससे सिस्टम को हर बार से रिबूट होना पड़ता था। ऐसा होना स्पिरिट में लगे कंप्यूटर के लिए खतरनाक था, क्योंकि दिन में आने वाली रोशनी से चार्ज हुई बैटरी इसी काम में खर्च हो जाती थी। अब लग रहा था कि मानो मिशन हाथ से निकल जाएगा। कंट्रोल रूम में बैठे इंजीनियर्स इसका हल ढूंढने में लग गए। अंत में उन्हें एक आइडिया सूझा। वो एक ऐसी कमांड स्पिरिट के लिए भेजने वाले थे जो मेमोरी को ही बाईपास करने वाली थी। उन्होंने ये कमांड भेजी और काम बन गया। अब स्पिरिट को नया जीवनदान मिला था। जैसे ही इधर ये मुश्किल हल हुई और उधर नासा की टीम ने अपने दूसरे रोवर को भी सफलतापूर्वक मार्स की जमीन पर लैंड करा लिया था। दोनों रोवर का यह मिशन वाकई ऐतिहासिक था, लेकिन इसका असली सफल तो अभी शुरू ही हुआ था। नब्बे मार्शियन डेज का ये मिशन सभी के लिए काफी चुनौतियों भरा होने वाला था, क्योंकि इसमें शुरू से ही ऐसी दिक्कतें आ रही थी जिससे मिशन को खतरा होने वाला था। और ऐसी ही दिक्कत
स्पिरिट के साथ आ गई। स्पिरिट को मार्स के दक्षिण हेमिस्फीयर में मौजूद गुसेव क्रेटर पर उतारा गया था, क्योंकि ये झील के सूखे तालाब जैसा दिखाई देता था। उन्हें यहाँ पर अरबों सालों पुरानी चट्टानों के मिलने की उम्मीद थी, लेकिन जो तस्वीर स्पिरिट ने भेजी उनमें ज्वालामुखी के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दिया। वहां सिर्फ ज्वालामुखी के मलबे ही मिले। टीम को जो झील होने की आशंका थी, ऐसा कुछ नहीं मिला। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी की शुरुआत काफी अच्छी रही। उतरने के बाद उसने जो पहली तस्वीर भेजी, उसे देखकर टीम काफी खुश हुई, क्योंकि वो ऐसी जगह थी जिनकी उन्हें तलाश थी। अपॉर्चुनिटी के ठीक सामने मार्स के अतीत की कहानियां समेटे एक बेड रॉक्स पाई गई, जो मिशन के लिहाज से काफी कीमती थी। रोवर में हाईटेक फील्ड जियोलॉजिस्टिक की एक किट थी, जो खास तौर पर मिट्टी और चट्टानों की जांच करने के लिए बनाई गई थी। रोवर के ऊपर 4 जोड़ी कैमरे लगे थे, जो मार्स को 3 डायमेंशन में दिखाते थे। हाई रेजोल्यूशन कैमरा हर एक एंगल का एक शूट लेकर एक बड़े एरिया की तस्वीर बनाकर भेजता था। साथ ही इसमें फिल्टर भी लगे थे, जिनका काम था इंसानी आंखों को ना दिखाई देने वाले डिटेल्स को बढ़ाना। अपॉर्चुनिटी ने जब इन चट्टानों की जांच की तो कुछ हैरत अंगेज हाथ लगा। शुरू में हेमेटाइट मिनरल्स के छोटे छोटे अंश दिखाई दिए। ये वही मिनरल्स थे जिन्हें सैटेलाइट से देखा गया था। ये कभी पानी में बने हो सकते थे। इसके अलावा उन्हें सल्फर से भरी चट्टानें मिली, जो सिर्फ पानी के कांटेक्ट में आने से बनती हैं। इस समय टीम के चेहरे पर मुस्कान आई। इन सब सबूतों को देखकर ये कहा जा सकता था कि यहाँ कभी पानी मौजूद था। वहीं दूसरी तरफ स्पिरिट की टीम थोड़ी मायूस थी। टीम ने किसी भी तरह से स्पिरिट को ऐसी जगह लेकर जाना था जिसे उन्हें मार्स के बारे में कुछ पता लगे। किस्मत से उन्हें दूर दिखाई दी पहाड़ी पर कुछ उम्मीद दिखती नजर आई। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत थी। दूर नजर आती कोलंबिया नाम की वो पहाड़ी स्पिरिट से काफी किलोमीटर, लगभग 2.5 किलोमीटर दूर थी, और रोवर को अपने पूरे लाइफ टाइम में केवल 600 मीटर चलने के लिए बनाया गया था। ये उसकी कैपेसिटी से 4 गुना से भी ज्यादा थी। रोवर सूरज की रोशनी के चार्ज होकर एक दिन में जितना चार्ज हो पाता था, उस हिसाब से इसे वहां पहुंचने में 100 दिन से भी ज्यादा लग जाते। लेकिन ये मिशन सिर्फ 90 दिनों का ही था। रोवर को इस दूरी को खत्म करने का खतरा था, लेकिन अब इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था। इसलिए स्पिरिट कोलंबिया नाम की उस पहाड़ी की ओर चल देता है। वहीं अपॉर्चुनिटी के सामने नई चुनौती थी, और वो थी एंडोरेंस क्रिएटर। ये बड़ा सा गड्ढा किसी खजाने से कम नहीं था। अरबों साल के समय में मार्स की पहाड़ी में परत दर परत क्या बदलाव आए हैं, ये जानने के लिए
हमें मार्स की धरती में एक गहरा ड्रिल करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें कुदरती तौर पर बना हुआ कोई गड्ढा मिल जाए तो समझो हमारा काम बन गया। और एंडोरेंस क्रिएटर एक ऐसा ही गड्ढा था। लेकिन यहाँ पर एक समस्या थी। अपॉर्चुनिटी इस गड्ढे में उतर तो जाता, लेकिन फिर से वो वापस चढ़ पाता या नहीं, इस पर टीम को शक था। इसलिए टीम ने बिल्कुल ऐसे ही रोवर के साथ पृथ्वी पर ये टेस्ट किया। उतनी ही चढ़ाई पर जब उसे चढ़ाया गया तो वह आसानी से चढ़ गया। इस कारण जून 2004 में नासा ने अपॉर्चुनिटी को उस गड्ढे में उतारने का फैसला लिया। वहीं 8 हफ्ते बाद स्पिरिट कोलंबिया हिल्स के पास आ पहुंचा। लेकिन स्पिरिट के 90 दिन तो कब के खत्म हो चुके थे। हिल्स के पास पहुंचने में स्पिरिट को 156 मार्शियन डेज लगे। बैटरी के सोलर पैनल के ऊपर जमी धूल से बैटरी पहले के मुकाबले आधी ही चार्ज हो पा रही थी। और कुछ दिनों में मार्स की सर्दियां भी शुरू होने वाली थी। स्पिरिट एक ऐसी जगह पर मौजूद था जहां सूरज की रोशनी सीधी ना पड़ते हुए तिरछी पड़ती थी और सोलर पैनल बहुत कम पावर बना पाते थे। अब एक ही तरीका इसे बचा सकता था। कैसे भी करके रोवर के पैनल को टिल्ड कर दिया जाए, जिससे कि सूरज की रोशनी सीधी पैनल पर आकर पड़े। इस रोवर पर टिल्ड मैकेनिज्म नहीं था, लेकिन सामने खड़ी चढ़ाई को देखकर टीम को एक आइडिया सूझा। टीम ने डिसाइड किया कि वो रोवर के मार्स की सर्दियों तक रोवर को हिल्स के उन रास्तों पर चलाएगा जहां वो सूरज की तरफ झुका रहे। अब मार्स की 7 महीनों की सर्दियां स्पिरिट को ऐसे ही गुजारनी थी। दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी रोवर ने एंडोरेंस साइट के उस गड्ढे में उतरकर पता लगाया कि वहां अरबों साल पहले खारा और एसिडिक पानी बहता रहा था। मार्स पर अपॉर्चुनिटी को 291 दिन बीत चुके थे, जो कि एक लंबा वक्त था। लेकिन अपॉर्चुनिटी अब तक बिल्कुल ठीक था। अब अपॉर्चुनिटी को उसके 6 किलोमीटर दूर विक्टोरिया क्रेटर, जो साउथ में मौजूद था, वहां का सफर तय करना था। इसलिए वो चल पड़ा अपनी अगली मंजिल की ओर। रोवर स्पिरिट मार्स पर 400वां दिन। काफी मेहनत के बाद स्पिरिट कोलंबिया हिल्स पर जैसे तैसे चढ़ चुका था। मार्स की सर्दियों की वजह से उसके सोलर पैनल उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसकी सोलर पैनल पर अब और भी ज्यादा धूल जमा हो चुकी थी। वो कभी भी दम तोड़ सकता था। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। वहां से गुजरते हवा के एक झोंके ने स्पिरिट से टकराकर उसके पैनल की धूल हटा दी। पैनल पर जमी गर्द अब हट चुकी थी, जिससे स्पिरिट को पावर मिलना शुरू हो गई। ये घटना किसी चमत्कार से कम नहीं थी। अब स्पिरिट ने अपना सफर फिर से शुरू कर दिया था। रोवर अपॉर्चुनिटी मार्स पर 446वां दिन।
अपॉर्चुनिटी विक्टोरिया क्रेटर की ओर जाने वाले आसान से रास्ते पर आके अटक जाता है। इस रास्ते में रेत के नरम टीले थे और पत्थर लगभग ना के बराबर। सीधे सीधे इस रास्ते के बारे में नासा कर्मियों का अंदाजा गलत था। ये रेत इतनी ज़्यादा थी कि अपॉर्चुनिटी के पीछे के व्हील इसमें धंस चुके थे। रोवर जब यहीं पर अटक चुका था। इसको बचाने के लिए सब इसका हल ढूंढने में लग गए। धरती पर बिल्कुल ऐसा ही एक टेस्ट किया गया और टेस्ट से साबित हुआ कि रोवर को तेजी से पीछे ले जाके आगे किया जाए तो काम शायद बन सकता है। और फिर रोवर को रिवर्स करके आगे बढ़ने की कमांड भेज दी गई। आखिरकार 40 दिनों की मेहनत के बाद अपॉर्चुनिटी के व्हील्स रेत से बाहर आ पाए। वहीं दूसरी तरफ स्पिरिट अपना सफर धीरे धीरे तय कर रहा था। इस दौरान स्पिरिट में एक खराबी आ गई। इसकी आगे की राइट व्हील ने काम करना बंद कर दिया था। अब इसे आगे ले जाने का एक ही रास्ता बचा था कि इसे पीछे की तरफ ड्राइव कराया जाए। इस कारण स्पिरिट की पावर ज्यादा खर्च हो रही थी। इस कारण इसको सूरज की रोशनी की तरफ टिल्ट करके मार्स की सारी सर्दियां वहीं पर खड़े होकर सरवाइव करने के लिए छोड़ दिया जाना था। अब अगले 7 महीने तक स्पिरिट उसी जगह खड़ा रहा। पूरी सर्दी उसने यहीं बिताई। गर्मियां आ गई थी और स्पिरिट अब आगे बढ़ने लगा। जाम हुए व्हील को घसीटते हुए अपने इस सफर के दौरान स्पिरिट रोवर का एक व्हील जमीन के अंदर धंस गया, जिस कारण रोवर वहीं फंस गया, जिस कारण रोवर का मिशन यहीं खत्म हो गया। स्पिरिट ने होम क्रिएटर पर हमें आखिरी अलविदा कहा और इस प्रकार स्पिरिट ने अपना दम तोड़ दिया। वहीं अपॉर्चुनिटी रोवर अपने 3 साल का सफर तय कर चुका था, जिसके कारण अब अपॉर्चुनिटी बूढ़ा हो गया था। अपॉर्चुनिटी ने एंडोवर क्रिएटर पर पहुंचने के रास्ते को तस्वीरों के जरिए रिकॉर्ड किया। अपॉर्चुनिटी अपने 2681वें दिन एंडोवर क्रिएटर पर पहुंचा। वहां पहुंचकर हर चीज बदल चुकी थी। बिल्कुल अलग माहौल। ऐसा लगता था मानो अपॉर्चुनिटी अब किसी और दुनिया में आ गया है। इस रोवर का मिशन अब पूरा हो चुका था। इन रोवर्स ने हमारी उम्मीदों से भी ज्यादा काम किया। इस मिशन ने हमें वो सभी जानकारी दी जो हम सिर्फ पृथ्वी से पता नहीं लगा सकते थे। इन रोवर्स का ये काम वाकई तारीफ के लायक था। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एजुकेशन IND को अपना टाइम देने के लिए आपका धन्यवाद।